नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। उतने ही बेहतरीन तरीके से वीडियो के नीचे थंब का जो ऑप्शन है, लाइक का जो ऑप्शन है, उसको दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर बटन पे डालकर सारे दोस्तों को बता दीजिए कि आ गया है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, वो टॉपिक जो हमारा था वो था रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो आज हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पहले तो कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं, जैसे एक्वा रीजिया। क्या नाम है इसका? एक्वा रीजिया। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ये एक्वा रीजिया? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक एक्सेप्शन नहीं कह सकते, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं एक्वा रीजिया। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया का दूसरा नाम होता है रॉयल वाटर। क्या नाम होता है इसका? रॉयल वाटर। क्या होता है भाई रॉयल वाटर? ये बताओ, आप लोग बताओ क्या होता है। किसी ने देखा है, कभी ये सुना है इस रॉयल वाटर के बारे में? चलिए, तो बेसिकली एक्वा रीजिया जो होता है, रॉयल वाटर जो होता है, ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड का और HCl एसिड का। किस किस का? एक तो हो गया HCl एसिड और दूसरा हो गया HNO3 एसिड। ठीक है, तो मैं एक्वा रीजिया की आपको यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड mixture of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड भी लगा देना, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन यहाँ खत्म नहीं होती, इसमें आगे एक और चीज लिखनी है, इन रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है। अब देखो, 3 यूनिट कितना, मान लो 3 लीटर मैंने ले लिया HCl कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, 1 लीटर हमें लेना पड़ेगा, 1 लीटर हमें लेना पड़ेगा HNO3, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है एक्वा रीजिया। क्या कहा जाता है? इसी को एक्वा रीजिया, रॉयल वाटर कहा जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि ये दिवाली का टाइम चल रहा है, तो अभी के टाइम पे तो और ज्यादा मार्केटिंग स्किल्स देखने को मिलती है कि भाई आपका जो सोना वगैरह है, जो चांदी है, जो थोड़ी सी काली वगैरह हो रही है, उसको साफ करवा लो। ठीक है, तो वो करते क्या है, उनके पास जो सोल्यूशन रहता है बेसिकली वो रहता है एक्वा रीजिया का, और वो इसमें उस पार्टिकल को, उस जो क्या कहते हैं, जो भी आपने ऑर्नामेंट उन्हें दिया है, उसको इसमें डिप करते हैं और डिप करके निकाल देते हैं। अब ये हाईली कोरोसिव है, एक्वा रीजिया का याद रखना, ये इतना ज्यादा कोरोसिव है कि ये गोल्ड को, प्लेटिनम को, इन्हें भी, प्लेटिनम इनको भी क्या कर देता है बेटा? कोरोड कर देता है, मतलब पिघला देता है। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर आप गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट डालेंगे तो थोड़ा सा जो गोल्ड का पार्ट है वो पार्ट इसके अंदर रह जाता है, और मान लो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक 10-12 कस्टमर भी मिल जाते हैं तो उनकी एक अच्छी खासी मोटी कमाई हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी भी लोकल जो ये जो क्लीनिंग वगैरह करने आते हैं, इनसे कभी भी अपने ऑर्नामेंट्स की साफ सफाई नहीं करवानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऑल अबाउट एक्वा रीजिया। फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो अब जो आपका अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की जब आप बात करते हैं तो इसमें हम एक सीरीज होती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो बेसिकली आप सिंपल से उसकी डेफिनेशन ये डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल, या द सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की डेफिनेशन क्या होगी? अ सीरीज इन विच metals are arranged according to their decreasing reactivity। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी बात खत्म हो गई, बहुत अच्छी चीज थी ये भी कि क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो उन्होंने कहा एक ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें मेटल्स को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जमाया जाता हो। ठीक है, अच्छा अब इस सीरीज का याद होना आपको बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज का जो पहला मेटल आता है वो आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद
जिंक, सॉरी ये जेड बड़ा बनता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जिंक, तो ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। फिर आयरन से पहले हैदराबाद, इस पे बना दो डब्बा, इस जहां बना दो स्टार, ठीक है। फिर ही क्यों आज आऊंगा, पीटी, पीटी। तो बेसिकली आपकी 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें एक दो चीजें इसमें कम दी होंगी। ये जो आपके ये जो सिंबल्स लिखे हुए हैं बेसिक, ये है मेन रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें के से कौन सा डिफाइन होता है, के से होता है पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। फिर आ जाता है H, जिस पे डब्बा बना रखा है छोड़ दो अभी से। इसके बाद जो आता है मर्क्यूरी, देन कॉपर, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, मैं आपको बोलते जा रहा हूं, आप लिख लेना। कैलाश ने कहा मैं आज, कैलाश ने कहा मैं आज फिरोजाबाद से पहले हैदराबाद ही क्यों आज आऊंगा। और ये पीटी को पीटी याद रखना है, ठीक है। कैलाश ने कहा मैं आज फिरोजाबाद से पहले हैदराबाद ही क्यों आज आऊं, पीटी को पीटी की तरह याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको सिंबल पता होंगे, एयू गोल्ड का सिंबल होता है, एजी सिल्वर का सिंबल होता है, सीयू कॉपर होता है, एचजी मर्करी होता है, और ये पीबी वगैरह ये सब आपको पता हो। यहाँ पर एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो एच है, ये जो एच है भाई, ये जो हैदराबाद है अपना, इसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस। अनदर थिंग, इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। देन व्हाई इट इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। My question is this: being hydrogen a non-metal, why it is placed in the reactivity series of metal? तो इसका आप आंसर लिखेंगे, since hydrogen has one electron in its outermost shell, in its outermost, ये आपको आंसर लिखना भी है, outermost shell लिख दिया मैंने, outermost आप लिख लेना, outermost shell, ठीक है। Since hydrogen has one electron in its outermost shell, so it donates it and form H प्लस आयन। क्या बना लेता है ये, H प्लस आयन बना लेता है। अच्छा, आप पॉजिटिव आयन तो मेटल बनाते हैं, पॉजिटिव आयन कौन बनाता है, मेटल बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है फिर भी वो पॉजिटिव आयन बना लेती है। इसलिए हाइड्रोजन को मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस किया जाता है। मतलब जब भी आप कॉपर और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो वहां हाइड्रोजन बीइंग या नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे, कॉपर से। फटाफट नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल के बारे में। बेसिकली नॉन मेटल होते क्या है, जैसे कि आपने मेटल्स के बारे में जाना था कि मेटल एक इलेक्ट्रॉन या मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर कर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं, और दूसरी चीज पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। अब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, डोनेट को गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है भाई, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मैं मानता हूं मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। गेन कौन कर रहा है, तो गेन कर रहा है भाई नॉन मेटल। कौन गेन कर रहा है, नॉन मेटल। तो सिंपल सा लिख सकते हो, elements which gains electron and form an ion, या नेगेटिव आयन भी लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव आयन को ही एनायन कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएंगे जरा बता दीजिए आप मुझे। जितने भी गैसेस है सारी नॉन मेटल है, मतलब O2, N2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O अकेला लिख दो ना भाई, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ब्रोमीन, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल है, ठीक है। अब ये जो ब्रोमाइन है, ये ब्रोमाइन के लिए एक्सेप्शन है कि बीइंग अ नॉन मेटल, ये अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बाकी सारे या तो गैस होते हैं या तो ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो फटाफट इसको, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है नॉन मेटल के हमको। चलिए, नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो मेटल की आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या देखी थी, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनोरल, दे हैव लस्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हार्ड इन नेचर, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉन मेटल होते हैं ये अपोजिट होते हैं मेटल का, तो वही सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहला आपने क्या देखा था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली दे आर पुअर कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा आप क्या बोलोगे, दूसरा मैं लाइन से लिख देता हूँ, आपने कहा लश्यर, ठीक है। तीसरा आपने कहा डक्टाइल, ठीक है भाई, मैंने ये भी मान लिया। चौथा आपने कहा मेलिएबल, अभी सुन लेना बेटा, ये पूरा अभी बता नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनो, आपने क्या कहा भैया, नॉन मेटल के पास लश्यर, लकड़ी एक नॉन मेटल है,
है ना, ठीक है। और बाकी और जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो बहुत दूर पे कहीं पे एक ऑक्सीजन रखा हो, एक लोहा या एल्यूमिनियम रखा हो, तो एल्यूमिनियम ज्यादा चमकेगा ना, तो मतलब इनके पास लस्टर भी नहीं होता, दे डू नॉट हैव लस्टर, दे आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता था बेटा, जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते थे। प्लास्टिक को तोड़ के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, मतलब ये डक्टाइल भी नहीं है। मेलिएबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेटल बॉल है, मेटल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मेटल बॉल को मैं ठोकूंगा तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर एक प्लास्टिक की बॉल है उसको मैं ठोकूंगा तो क्या वो थिन शीट में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये मेलिएबल भी नहीं होते। और क्या पांचवा, नॉट मच हार्ड, नॉट मच हार्ड, ये ज्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है आपका डायमंड। कौन आता है इसमें, डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉन मेटल रहते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड एक एक्सेप्शन है। ऐसे ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक मैं जल्दी से इसलिए कवर करवा दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों वाले टॉपिक है, फोर्थ फिफ्थ क्लास से यही सब पढ़ते हुए आ रहे हो। चलो फटाफट इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे ध्यान से। नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें बेसिकली दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। पहला आता है आपका विथ एसिड और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। तो जो पहला विथ एसिड है उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, आपको एक चीज जो मैं पहले कंफर्म कर दूं कि जितने भी नॉन मेटल है, जितने भी नॉन मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। और जितने भी मेटल होते हैं उनका जो ऑक्साइड बनता है वो कैसा बनता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब मेटल का ऑक्साइड जैसे MgO, ठीक है, और CuO कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, ठीक है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके नेचर एसिडिक रहते हैं। और जो मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड वगैरह रहते हैं इनके जो नेचर रहते हैं वो बेसिक रहते हैं। अब अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन बताना चाहूँ किसी नॉन मेटल की, तो सल्फर ले लेता हूँ मैं S, ठीक है, सल्फर एक नॉन मेटल है। H2SO4 एक एसिड है, ठीक है। कौन सा एसिड होता है ये, कौन सा एसिड होता है आपको पता होगा, मैं नाम नहीं जानता भाई, मैं तो भूल गया, ठीक है, मुझे नहीं आती 10th क्लास कुछ। चलो, तो क्या बनाएगा ये H2SO4, ठीक है, ये बना देगा SO2 प्लस H2O, सिंपल। बैलेंस कर दो, दो हाइड्रोजन है, सल्फर दो है, सल्फर एक ही है। बैलेंस करो, कैसे करोगे, दो और एक तीन, जल्दी फटाफट बैलेंस करो, कैसे कर पाओगे इसको बैलेंस, बताओ जल्दी से, क्या बैलेंस करोगे आप। हम्म, दो, दो, तीन, एक, बताओ बताओ भाई, आप बता दो, मेरे को नहीं आ रहा भाई, मेरे को आते नहीं है भाई, कभी सीख ही नहीं पाया मैं। चलो, तो अगर मैं यहाँ दो लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ दो लगा देता हूँ तो दो और एक तीन हो गया, तो मुझे यहाँ तीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ तीन लगा दिया, तीन दूनी छह और एक सात, चार दूनी आठ, अरे ये तो हलवा था भाई, ठीक है। सल्फर हाइड्रोजन बैलेंस है पूरा, चलो ये चीज समझ में आ गई। दूसरा जो एसिड होते हैं वो डिस्प्ले सॉरी जो नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिखाते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूं Cl2 क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड NaBr, इसका नाम होता है सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करते हैं, जैसे आपको ब्रोमाइड लिखना है, ब्रोडाइन लिख रहा हूं भाई, ब्रोमाइड, ठीक है। तो सिंपली होता क्या है कि जो क्लोरीन है वो हेलोजन ग्रुप में अपर साइड का मेंबर है और जो ब्रोमाइन है वो लोअर साइड का मेंबर है। मतलब हेलोजन ग्रुप की जो 17th ग्रुप होता है आपका पीरियोडिक टेबल का, उसमें क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड बना लेगा वो बन जाएगा NaCl और प्लस यहाँ पे कौन बचेगा, Br2, यहाँ दो लगा दो तो यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो हो गया बैलेंस, आगे आपको इतनी बात समझ में, ये सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल के यही आता है, विद एसिड और विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही दो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, नॉन मेटल की। फटाफट से नोट डाउन करो, इसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है इसी इसी लेक्चर में।
चलिए, तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आयोनिक बॉन्ड के। भाई बहुत सुना है आयोनिक बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, क्या होता है भैया, कैसे बनता है, तो उन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को मैं 5 मिनट लेके पढ़ाऊंगा और थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेंथी टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं द बॉन्ड बाय, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, बॉन्ड formed by complete transfer of electron from one atom to other। चलिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज बता दी कि बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसमें कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे को ट्रांसफर कर दे, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। डेफिनेशन लिख के बेटा यहाँ ये जरूर लगा लेना है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सुनो, जब आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो तो वो कहलाता है पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटायन, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो तो वो कहलाता है नेगेटिव आयन, दैट इज एनायन। जनरली जो मेटल है वो कैटायन बनाते हैं और जो नॉन मेटल है वो एनायन बनाते हैं। कैसे, एक एग्जांपल यही देख लो, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, 11वें नंबर पे आता है 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें से मैं Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये हो गया 28 और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो ये क्या है, ये सोडियम का कैटायन बन गया। क्या बन गया ये सोडियम का, ये बन गया कैटायन। बोलो हाँ भैया, जल्दी फटाफट से कमेंट में बोलो हाँ भैया, ठीक है। दूसरी चीज, एनायन कैसे बनेगा भाई, तो क्लोरीन है, जैसे मान लो क्लोरीन है 287, इसको मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा, सॉरी ये बना लेगा क्लोरीन का एन आयन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लोरीन का एन आयन है, मतलब ये नेगेटिव आयन है। हो गया, हो गया। चलो इसके लिए फिर से लाइक करो, इसके लिए फिर से लाइक करो, चलो ठीक है, वीडियो को फिर से लाइक करो इसके लिए, इन दोनों के लिए दोबारा से। अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है कि ये जो सोडियम था इसके पास, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताऊं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था इसके आउटर मोस्ट शेल में, प्लस जो क्लोरीन था उसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसका अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये कैटायन बना लेगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये एनायन बना लेगा और अपने अपने घर में दोनों लोग खुश रहेंगे। यह करने के लिए सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, ठीक है। सोडियम ने क्या करा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के किसको डोनेट कर दिया भाई, क्लोरीन को डोनेट कर दिया। तो आगे जो प्रोसेस हुई वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो Na था वो तो पॉजिटिव हो गया, कैटायन में कन्वर्ट हो गया, और जो क्लोरीन था वो एनायन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो 8वां इलेक्ट्रॉन आया था सोडियम का, वो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, इसके में 0 हो गए, दोनों अपने अपने घर में खुश हैं। दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन आप डॉट से भी बना सकते हो, क्रॉस से भी बना सकते हो, ये आपके स्कूल टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि वो आपको किस बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं, तो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो NaCl बना है यहाँ पर, ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट। तो बेसिकली ये पूरी कहानी होती है आयोनिक बॉन्ड की। और अभी प्रॉपर्टीज बची हुई है कि आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो देखो, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टीज में, क्योंकि मुझे पूरा एक ही बार में फिनिश करना है इस टॉपिक को, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, विजिबल होगा आपको, ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आप देखिए, बेसिकली भाई दिवाली की साफ सफाई चल रही है, कबाड़ा वाड़ा हो दिमाग में तो निकाल देना है ना। चलो, सबसे पहला क्या, सबसे पहला आता है हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर,
जो नमक होता है, आपने भी देखा जो नमक होता है उसको आप, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आता है वो आता है, उससे ज्यादा आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। मतलब उनका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है। क्यों होता है उनका नेचर हार्ड? क्योंकि उनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए उनका नेचर जो रहता है, जो फिजिकल नेचर रहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। दूसरा पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड उनका नाम होता है। जैसे ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका नाम होता है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपाउंड कंपाउंड जो भी स्पेलिंग है मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, चलो सॉल्युबिलिटी, नमक पानी में डालो घुल जाएगा, नमक को याद रखो आप। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो भाई यहाँ पे लिख लेना सॉल्युबिलिटी में दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा आता है, तीसरा क्या लिखोगे भाई आप? जल्दी से बताओ फटाफट से, तीसरा क्या लिखोगे? चलो क्या, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी जिसे कहते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो आपको भी पता है कि सी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स। तो इसका मतलब जितने भी ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। चौथा आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपीबीपी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये जो क्या कहते हैं, जितने भी अपने आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से इनको ब्रेक करने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। जल्दी से फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, इन सबको जो मैंने आपको बोल के बताया है वो आपको नोट करना है। और ये सब आपको कहाँ मिल रहा है भाई? ये सब आपको मिल रहा है साइंस विद शर्मा जी चैनल पे प्रारंभ प्लेलिस्ट में। कौन सी प्लेलिस्ट में मिलता है बेटा? ये प्रारंभ प्लेलिस्ट में मिलता है। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिए। और दोस्तों सुनो, लाइक करा? पहले तो ये बताओ, लाइक करा और कमेंट करा? अगर नहीं करा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें भैया का फायदा है, तो बेटा जिस दिन साइंस का पेपर देके घर वापस आओगे उस दिन मुझे कमेंट करके बता देना कि भैया का फायदा था या हमारा फायदा था। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को, कंपटीशन, खुद का कंपटीशन बढ़ाओ। क्योंकि देखो लास्ट में बेटा होता क्या है, जब तक किसी चीज की एक ललक नहीं पड़ेगी ना, जब तक चीजों को समझना चालू नहीं करोगे तब तक उन चीजों में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। इसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल पे एक लास्ट वीडियो इस चैप्टर का बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, दिवाली मनाएं, खूब फटाके फोड़ें और अपनी पढ़ाई को ध्यान से करते रहें, नहीं तो रिजल्ट वाले दिन जो पापा फटाके फोड़ेंगे ना भाई। ठीक है, समझदार हो आप। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आज का चैप्टर हम यही, सॉरी आज का वीडियो हम यही वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।